हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आज आपके पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो है सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसका सेट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं। आज सेकंड पार्ट में हम लोग उसके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को अपना अनसॉल्व का सेट नंबर 3 कंप्लीट करना हो वो लोग जो है फर्स्ट वीडियो में जाके पूरा वीडियो देख लें, ठीक है ना, जिससे उनका पूरा सेट कंप्लीट हो जाए। आज हम लोग सेट थर्ड का सेकंड पार्ट में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन दिया गया है आपको 21 तक हम करवा चुके हैं कंप्लीट, ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है इसमें बोला है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 290 दिया है, तो आपसे कहा गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। सबसे पहली बात आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो विषम संख्याएं लेनी है आपको। ध्यान रखिएगा बेटा, चाहे सम बोला जाए चाहे विषम बोला जाए, आपको जो हम दो नंबर बता रहे हैं वही दोनों नंबर लेने हैं। नंबर आप लोगे x और x+2, ठीक है ना। 22 का ये जो पार्ट है का नंबर, ठीक है ना। तो लिख लेंगे माना संख्याएं, क्या हम ले लेंगे x और x+2, दो नंबर हमने ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया इनके वर्गों का जो योगफल दिया है वो दिया है 290, है ना। तो ये हमने नंबर मान लिए हैं, इन दोनों का वर्ग कर दो आप, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, एंड दिया कितना आपको 290। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जरा हम लोग। ये ऐसे ही रहेगा, यहां पे आप a+b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। क्या होगा a+b का होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab इक्वल टू दिया है हमें 290। अब क्या करोगे आप, x² + x² कितना हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, प्लस 4x आप ऐसे राइट कर लो, प्लस 4 भी ऐसे राइट कर लो आप, प्लस का 290 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 290 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x, 4 में से 290 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 286 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, क्या सब में 2 का डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, यहां से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, और हमको यहां से भी 2 कॉमन मिल जाएगा, बिकॉज इट इज अ इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे हम तो 2x हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 3 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां से हम देखते हैं, सॉरी यहां पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि आप स्मॉल डिजिट से लार्जर डिजिट माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। यहां पर भी माइनस लगा लीजिए। अब क्या करोगे आप, 2 का मल्टीपल है उधर डिवाइड कर दीजिए आप, तो इक्वेशन आ गई है x² + 2x माइनस का 143 इक्वल टू 0। अब इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। आपको ऐसी दो डिजिट बतानी है जिनका हम मल्टीपल कर दें तो 143 आ जाए, और उन दोनों डिजिट को यदि माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो नंबर होंगे आपके 13 और 11, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे x² प्लस मल्टीपल करेंगे 13 और 11 का तो 143 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको x² + 13x - 11x और माइनस का 143 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहां से। तो देखिए क्या कॉमन मिलेगा, इधर दिख रहा है, तो यहां से x मिल जाएगा कॉमन, तो यहां पे बचेगा x + 13, यहां से 11 कॉमन मिलेगा तो यहां पर भी हो जाएगा x + 13 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आप x + 13 ही लिखिए और दूसरा ब्रैकेट में x - 11 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वेट करो आप, इक्वल करो, तो देखते हैं क्या मिलेगा। प्लस का 13 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 13, और यहां से यदि हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की तो माइनस का 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। हमें दोनों जो है ऑड नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, आप पॉजिटिव वैल्यू यहां से लीजिए। तो लिखेंगे कि x की वैल्यू एक तो आ गई है 11 ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर और चाहिए आपको, तो लिखेंगे देन अनदर नंबर इज, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+2 है, यानी 11 + 2 यानी 11 + 2 इक्वल टू 13। तो जो पहली संख्या है वो आपको मिल गई 11 और दूसरी संख्या जो है वो आपको क्या मिल गई है 13। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी का दिया है 22 का सेकंड पार्ट। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। 22 का सेकंड पार्ट यानी खा नंबर दिया है इसमें, ठीक है ना। क्या दिया है इसमें, सिद्ध कीजिए कि संकेंद्री वृत्त। सबसे पहले क्या कीजिए आप संकेंद्री वृत्त बना लीजिए। संकेंद्री वृत्त क्या होता है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो लेकिन उसकी त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, संकेंद्री वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये जो बड़े वृत्त की जीवा है, ठीक है ना, वो क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। क्या लाना है सिद्ध करके, कि जो बड़े वृत्त की जीवा है ना, ये वो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड ये है, क्लास 9th में एक आपने प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उसके अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखते हैं, चाहे वो तरीका अपना लो, चाहे इसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखा दो, जो दिखा पाओ। कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे हम, तो यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, नेमिंग डाल दीजिए ABO जो कुछ भी है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे तो दो त्रिभुज ले लो आप। पहले त्रिभुज का नाम है OAP व दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है, OPB, ठीक है। देखिए ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। हमें पता है OA वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। OB को क्या बोलोगे आप, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी वृत्त में चाहे कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो, सबकी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। यानी OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू R कर दिए हम। उसके बाद हम देख रहे हैं कि OP जो लाइन है ये वाली, दोनों में कॉमन आ रही है, तो OP इक्वल टू क्या कर दिए हम, OP कर दिए। उसके बाद और क्या दिख रहा है इसमें, हमको दिख रहा है कि ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है। इसमें कौन सी प्रमेय लग रही है, क्लास 9th में ही प्रमेय थी ये, कि वृत्त के केंद्र से यदि हम कोई लंब डालते हैं जीवा पे, तो मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है और जीवा भी क्या होती है, समद्विभाजित होती है। तो वही थ्योरम लगी है यहाँ पे। तो 90 डिग्री का कोण है, तो इसका नाम है OAP इक्वल टू OPB। दोनों कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में क्या किया जाता है, हम ट्रायंगल में तीन चीजें दिखाते हैं। ये तीन चीजें हम दिखा दिए तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया है तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से रिजल्ट आएगा AP इक्वल टू PB, जहां से यह स्पर्श मतलब यह सिद्ध हो जाता है कि जो ये रेखा है ना, ये यहां से इस छोटे वृत्त को क्या करते जाती है, स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है ना। ये सेकेंड मेथड है। फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिसमें केवल प्रमेय का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसमें 4 नंबर के लिए आपको यही सब दिखाना पड़ेगा। तो लिख देंगे अतः बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये आपको लास्ट में लिख लेना, अतः बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 4 नंबर का था, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद इसी का गा पार्ट दिया है 22 का। इसमें क्या दिया, फिगर दिया है। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये इस तरीके का फिगर दिया है, ठीक है। नेमिंग क्या है इसकी, ABCD, और यहां पे एक और इन्होंने इस तरीके से साइड खींच रखी है, जिसका नाम है M और N, ठीक है। और यहां पे L है। आपसे कहा है इसमें
कि यदि गिवन दैट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट, यानी हिंदी में जो लिखे दिया है, क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। हमें दिया है कि जो LM लाइन है किसके पैरेलल है, CB के, व और भी दिया है इसमें एंड क्या दिया है, जो LN साइड है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है। तो दो चीजें हमको इस क्वेश्चन में दी गई हैं। प्रूव क्या करना है देख लेते हैं, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसमें देखते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है AM बटे BM इक्वल टू AN अपॉन DN, ये चीज हमें जो है सिद्ध करके लानी है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। आपने ट्रायंगल चैप्टर में थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है कि यदि आपको दो भुजाएं समांतर दे रखी हो तो उसमें अनुपात जो है लिया जाता है भुजाओं का। तो किस तरीके से करेंगे हम, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, ऊपर वाले का क्या नाम है, ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें क्या है हमें दिया है, क्या दिया है, LM समांतर क्या दिया है हमें, CB। जब ये रेखा इसके समांतर है तो कंडीशन क्या आएगी जरा बताओ, कंडीशन आएगी AM बटे क्या हो जाएगा AB बराबर इधर क्या हो जाएगा AL बटे क्या हो जाएगा AC, ठीक है ना। इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं नीचे वाला ट्रायंगल ले लो आप, इसमें क्या है ट्रायंगल का नाम, ACD में, ठीक है ना। ACD में क्या दिया था हमें दिया था कि जो NL भुजा है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है। तो जब इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, यहां पर भी यही कंडीशन हम लगा देंगे, AN बटे AD और बराबर हो जाएगा AL बटे AC, ठीक है ना। प्रूव करके क्या लाना है हमें, AM बटे BM। एक मिनट रुकिए जरा, हाफ साइड ले रहा है तो आप भी हाफ साइड ही ले लो, पूरी साइड ना लो। यहाँ पे MB ले लो आप या BM ले लो, ठीक है ना, हाफ ही साइड लो यहाँ पे, और यहाँ पर भी हाफ साइड ही ले लो, क्योंकि आंसर में पूरी साइड नहीं लेके आनी है, हाफ साइड लेके आनी है, AM अपॉन MB। यहाँ पर भी यही कर लो आप फिर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND लिख लो या DN लिख लो, एक ही बात है, DN और AL अपॉन LC, ठीक है ना, ये लिख लो, जो हमें लाना है प्रूव करके वही चीज लिख लो, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में देखो क्या क्या चीजें हैं, AL अपॉन LC यहाँ पर भी है, AL अपॉन LC यहाँ पर भी है, तो इसको आप हटा दीजिए क्योंकि दोनों सेम है, हटा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा AM बटे BM इक्वल टू ये आ जाएगा AN बटे DN। यही हमें जो है प्रूव करके लाना था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इसी का घा पार्ट है, एक क्वेश्चन आपको दे रखी है और इसमें कहा गया इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को इन गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखते हैं, फैक्टर करना है ऐसा गुणनखंड। जिन बच्चों को गुणनखंड में समस्या है जरा देख लें वो, यहां पे क्या है, ऐसी दो संख्याएं आपको बतानी है कि गुणा कर दे तो 10 आ जाए और जोड़ दे तो 7 आ जाए, 5 दूनी 10। ठीक है, दो संख्याएं में चाहिए थी जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए, जोड़ दे तो 5 आ जाए, 7 आ जाए सॉरी। तो ये हमारे पास संख्या हो गई है, ठीक है, इसके गुणनखंड कर लीजिए। आई थिंक सभी बच्चों को गुणनखंड तो आता ही होगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इसीलिए हम कर देते हैं जल्दी से इसको, ठीक है ना। यहां से पेयर बना लेते हैं हम लोग। इसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम लोगों का जो गुणनखंड है बिल्कुल सही है। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0 करो तो यहां से हम मान निकालेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5, और यहां से यदि वैल्यू आप निकालोगे x का तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इसके बाद आपसे कह रहा है कि शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो लिखेंगे संबंध, संबंध में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट,
मूलों का जो योगफल है कितना आया है, देखो -5 -2 कितना आया है ये -7। अभी जो -7 है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो ABC यानी -B/A के बराबर हो गया। तो ये क्या आ गया है, मूलों का योगफल। इसके बाद निकाल लो आप मूलों का गुणनफल। कितना है मूलों का गुणनफल, देखो पहला मूल है -5 गुणे दूसरा मूल है -2, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 है वो किसके बराबर है, C/A के बराबर है। तो आपसे यही रिलेशन पूछा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। तो ये योगफल वाला रिलेशन हो गया और ये जो है मल्टीपल वाला रिलेशन हो गया है। ये भी क्वेश्चन जो है 4 नंबर में ही है। तो 22 के 4 पार्ट हो गए हैं, 2 पार्ट और है इसके, तो जरा देख लेते हैं वो भी। ये माध्यक ज्ञात करना है, इसमें टेबल बनानी पड़ेगी, देख लेते हैं। पॉज कर दो, वो करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का अड़ा वाला पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। टाइम कम लगे नहीं तो वीडियो ज्यादा हो जाएगी, इसी वजह से हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया है। इसमें आपको वर्ग अंतराल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, बारंबारता, और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बोला जाए या माध्यिका बोली जाए, एक ही बात है, वो इंग्लिश में दोनों को मीडियन बोलते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे बारंबारता दी गई है, उसके बाद हिंदी में इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं या कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाला जाता है ये, फर्स्ट नंबर आपको ऐसे लिख लेना है, नीचे वाला नंबर उसमें प्लस करते जाना है। 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 7 प्लस करेंगे 13, 13 में 3 प्लस करेंगे 16, और 16 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 18। तो या तो आप इनको जोड़ लो या लास्ट वाला अंक देख लो, तो n का मान कितना आ गया है, 18 आ गया है। इसका मतलब हम इसके बाद निकालेंगे n, कैपिटल N निकालेंगे। कैसे निकलता है ये, जो भी n आता है उसमें 2 का हम भाग कर देते हैं, यानी n/2 वहां पर n का मान 18 है, 18/2 मतलब 9वां पद। अब आपको सर्च करना है कि ये 9वां पद किन किन संख्याओं के बीच में होगा। ये 9 है, 6 और 13 के बीच में होगा। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, बड़ी वाली संचयी बारंबारता, उसी के सामने हम लेते हैं। तो L1 का मान हो गया, L2 का मान हो गया, ये वाली वैल्यू स्मॉल f का मान हो गया, और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो CF का मान हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका का हम सूत्र लगा देंगे। क्या होता है माध्यिका का सूत्र, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f, और ब्रैकेट में हो जाएगा n/2 माइनस CF। वैल्यू पुट करो, L1 का मान कितना है 20, L2 का मान 30, L1 का मान 20 और स्मॉल f का मान 7, और ऐसे n/2 को कितना है, देखो 9 आया है, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, और CF का मान है 6। हल करो इसको जरा, तो 20 तो ऐसे ही रहेगा, 30 में से 20 गया 7, सॉरी 30 में से 20 गया 10, 10/7, और 9 में से 6 गया 3, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 का गुणा 3 में करो, 10 3 30/7। डिवाइड करो जरा इसका, डिवाइड करने पे कितना आएगा, 7 चौके 28, बचा 2 मतलब 20, तो 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचेगा 6, 7 8 56। तो ये आया है 20 प्लस 4.28, दोनों को प्लस कर दो आप, तो ये आ जाएगा 24.28। ये क्वेश्चन जो है ये भी 4 नंबर का था, ठीक है ना, माध्यिका का क्वेश्चन था। तो माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालते हैं, इसके बाद माध्यिका का सूत्र हमने लगा दिया है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 21 का लास्ट पार्ट है, 4 नंबर। इसमें आपसे कहा गया है थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ जो है नीली गेंदे हों। इसमें से कह रहा है कि थैले में से एक जो है नीली गेंद निकाल ली जाए तो लाल गेंद निकाल, तो कह रहा है कि जो प्रायिकता है लाल गेंद की 2 गुनी हो जाती है। तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में देखो नीली गेंद हमें नहीं पता है कि कितनी है, तो हम नीली गेंदों की संख्या मान लेते हैं, लिखेंगे माना जो ब्लू बॉल है यानी नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा गया है कि 5 तो लाल गेंदे हैं, और तो दोनों की प्रायिकता निकाल लो आप। लाल गेंदे कितनी दे रखी है आपको, लाल गेंदों की जो संख्या है वो दे रखी है 5। तो इसके बाद हम आपसे कहेंगे तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी,
कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, x प्लस 5। ठीक है, x का मतलब नीली गेंदों की संख्या और 5 का मतलब लाल गेंदों की संख्या। तो दोनों की हम प्रायिकता निकालते हैं। ब्लू वाले को हम P ऑफ B से डिनोट कर देते हैं। तो ब्लू बॉल की प्रायिकता निकालोगे आप, प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल हमारे पास x है और कुल गेंदें कितनी है, x प्लस 5। उसके बाद आपसे कहें लाल गेंदों की प्रायिकता निकालो, लाल का मतलब रेड, इसको हम R से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, लाल गेंदें 5 हैं तो 5 बटे कुल गेंदों की संख्या। अब एक तरफ लिख लो आप P ऑफ B और एक तरफ लिख लो आप P ऑफ R। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कौन दोगुना है देखते हैं। बोल रहा है कि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है लाल गेंद की प्रायिकता की दोगुनी है, मतलब लाल वाली गेंद की प्रायिकता क्या है, दोगुनी है। अब देखो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, x बटे x प्लस 5, 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है, 5 बटे x प्लस 5। ठीक है, इसको हल करेंगे हम, देखते हैं क्या आएगा। तो x बटे, सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां पे देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 काट दो आप, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 5 दूनी 10, यानी हमसे यही तो पूछा गया था कि नीली गेंद बताओ कितनी है। तो थैले में x, हमने नीली गेंद को x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो यहां से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 10, यानी थैले में 10 नीली गेंदें हैं और 5 जो है लाल गेंदे हैं। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही था। ठीक है, इसके बाद इसके सारे सेक्शन हो गए हैं। 23 देख लेते हैं हम लोग। 23 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। दो वर्ग की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन में वर्ग की बात कर रहा है। कह रहे कि दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का योग दिया है आपको 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो मान लो पहले वर्ग की भुजा मान लो x और दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लो y। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 मार्क्स का है। ठीक है ना, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिख लेते हैं साइड में, बड़ा क्वेश्चन जाएगा ये। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें आपसे बोला गया कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग। तो सबसे पहले मैं पे लेट करना पड़ेगा, लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और जो दूसरा वर्ग है इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इसके बाद आपसे कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो दोनों का पहले क्षेत्रफल निकाल लो, लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हम A1 से डिनोट कर देते हैं। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी पहले वर्ग की भुजा x है तो x इंटू x या भुजा का वर्ग यानी x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल को आप A2 से प्रदर्शित कर दो, इसकी भुजा y है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी y इंटू y स्क्वायर। इसके बाद कहा है कि दोनों के जो क्षेत्रफल है ना उनका योग यानी A1 प्लस A2 बराबर कितना दिया आपको, 157। A1 का मान है x स्क्वायर, A2 का मान है y स्क्वायर बराबर 157। इसको आप डाल दो समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या बोला है, इनके परिमापों का योगफल, इनके परिमापों का योगफल। तो लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है ना, परिमाप को हम P1 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो कितना दिया है पहले वर्ग का परिमाप, नहीं वो तो निकालना है ना हमें। तो वर्ग का परिमाप हम क्या जानते हैं, 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा हमारी x है पहले की। दूसरे का निकाल लो आप, दूसरे वर्ग का परिमाप P2 से प्रदर्शित करेंगे, 4 गुणे भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा y है। उसके बाद बोला कि इनके परिमापों का योग 68 है। परिमापों का इनका जो योग है वो 68 है। तो देखिए P1 का मान कितना है, 4x,
P2 का मान कितना है 4/, बराबर 68। अब यहां से कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन है, x ले लो कॉमन, और जब x कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस बाई बराबर 68। 4 का गुणा है, इधर भाग लगा दीजिए तो कितने बार भाग जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28। यहां से आप या तो x का या तो y का किसी एक का मान निकाल लीजिए, हम y का ही निकाल लेते हैं। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। जो भी y का मान है आप समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान कितना है 17 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 157। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर 17 का वर्ग 289 प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 17 दूनी 34 बराबर 157। ठीक है, सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, और माइनस का 34x, और इसके बाद प्लस का 157 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 157। हल कर लीजिए इसको जरा, तो माइनस का 34x कितना बचेगा, माइनस करो जरा, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 132। ठीक है, सब में कॉमन आपको 2 दिख रहा है, 2 से कॉमन लेके डिवाइड कर दो उधर, तो सब में हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, 17 दूनी 34, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं इसके। ऐसी 2 संख्याएं बतानी है आपको कि उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, मल्टीपल 66 आ जाए, और उनको जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए 17। तो नंबर हो जाएंगे 11 6 66, यानी 11 और 6 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 66, और जोड़ देंगे 11 और 7 को 6 को तो कितना आ जाएगा 17। ठीक है ना, आई थिंक फैक्टर आप लोग कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा। x का मान आपको हम बता देते हैं, जो इसके गुणनखंड आएंगे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 11 6 66, यानी 11x माइनस 11 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है ना, यही आएगा, चेक कर लो, माइनस 11x माइनस का 6x और बराबर 0। हाँ बिल्कुल सही है, तो x का मान 11, x का मान 6, तो यहां से हम देख लेंगे कि x का जो मान आएंगे वो क्या आएंगे, x माइनस 11 करोगे तो x का मान प्लस का आ जाएगा 11, और दिख रहा है इधर, दिख रहा है, बस इसके आगे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इधर कर देते हैं हम, x का मान एक आ गया 11, और एक जो है x का मान आ गया है 6। ये जो है क्या आया है, ये जो पहले वर्ग की भुजा आई है, आपको दूसरे वर्ग की भी भुजा चाहिए, तो जो भी x का मान है आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा, तो y का मान आ जाएगा, देख लीजिए, x का मान 11 रखेंगे ना, यहाँ पे 17 में से 11 गया 6 आ जाएगा, और जब x का मान 6 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यानी पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 6। ठीक है ना, यदि ये रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, आपको दोनों ही निकालना है। x के 2 मान आए हैं तो y के भी दोनों मान आप निकाल लो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का था। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद इसी का ऑप्शनल में दिया है क्वेश्चन आपको, धारा वाला। सभी बच्चे धारा वाला क्वेश्चन और ये नंबर वाले क्वेश्चन, ये जितने भी हैं, एक जरूर लॉन्ग में तैयार कर लेंगे, चैप्टर 3 से और 4 से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें जरा, इसी का ऑप्शनल वाला है, अथवा में दिया है, क्या दिया है 23 का अथवा है। बोल रहा है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक लेता है। तो आपसे बोला गया कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये भी है, तो जो आपसे पूछा गया है उसी को हमें मानना होगा। लिखेंगे माना, जो धारा की चाल है ना वो हम क्या मान लेंगे बताओ, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपसे क्या कहा गया है इसमें, धारा के दिशा में चाल निकालनी है, धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालनी है। तो देखो लिखेंगे, और कुछ और भी दिया इसमें,
नाव की गति शांत जल में दी गई है। लिखेंगे नाव की शांत जल में गति कितनी दी है? शांत जल में गति, जल में गति कितनी दी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब करना क्या है? अब हम लिखेंगे धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, और एक लिख लेंगे हम विपरीत दिशा में चाल। देखिए अब इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कभी बच्चे x प्लस 18 कर देते हैं, कभी 18 माइनस x कर देते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि 18 में x जोड़ना है या x में 18 जोड़ना है? क्योंकि x प्लस 18 करेंगे तो वहां पे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब विपरीत वाला निकालते हैं ना तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए मान लीजिए ये नाव जा रही है पानी में, ठीक है ना। धारा की दिशा पीछे से आई तो नाव तो अपनी स्पीड से जा ही रही है, लेकिन जब धारा की दिशा पीछे से आएगी तो किसकी चाल बढ़ेगी? नाव की चाल बढ़ेगी। यानी जितनी नाव की चाल है उसमें हम जो है धारा की चाल जोड़ेंगे, ठीक है ना। वही कॉन्सेप्ट विपरीत दिशा में लगाना है। नाव तो जा ही रही है, लेकिन इधर से यदि धारा आएगी अपोजिट डायरेक्शन में तो जितनी इसकी चाल होगी नाव की ना, उसी में आप धारा की चाल क्या करोगे? घटाओगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बाद धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? 18 प्लस x, ठीक है ना। उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में निकाल लो चाल। विपरीत के लिए हम क्या करेंगे? नाव शांति से जा रही है जैसे वैसे ही जाएगी। धारा आ गई अपोजिट डायरेक्शन में तो धारा को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। दूरी दे रखी है, जाना तो एक ही जगह है, उतनी ही दूरी पे जाना है। दिया है 24 किलोमीटर। तो देख लेते हैं, सूत्र जानते हैं हम लोग, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है ना। दो समय यहां पे है तो पहले समय को हमने t1 मान लिया है। चलिए देखते हैं, धारा की दिशा में दूरी कितनी दे रखी है? 24, और धारा की दिशा में चाल कितनी दे रखी है? 18 प्लस x, ये आ गया t1। इसके बाद दूसरा समय निकाल लो धारा की विपरीत दिशा में। सूत्र वही है, दूरी बटे चाल। दूरी तो 24 ही है बट चाल हो गई है 18 माइनस x। अब हम एक तरफ लिख लेते हैं t1 और एक तरफ लिख लेते हैं t2। कुछ बोला गया है इसमें, क्या बोला गया है? बोल रहा है कि दोनों टाइम का मिला के घंटा दिया है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। इसका मतलब जिसकी चाल ज्यादा है उसमें जो है 1 घंटा आपको अतिरिक्त जोड़ देना है। अब क्या करेंगे? यहां पे देखिए यहां पे t1 का मान कितना दिया है? t1 का मान दिया है 24 बटे 18 प्लस x, और प्लस का एक ऐसे उतार लो आप। और t2 का मान कितना दिया है? 24 बटे 18 माइनस x, ठीक है। पॉज करिए। तो देखते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या इसको उधर लेके चले जाओ आप, इसको एक ही रहने दो। ये धनात्मक है ना, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहले हम यही वाली संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। ये धनात्मक है, इधर आया तो ऋणात्मक हो गया ये, और बराबर में उधर क्या बचेगा? 1। अब देखिए जरा, ऊपर से 24 आपको कॉमन मिल रहा है, इसमें बचेगा 1 बटे 18 माइनस एक्स, माइनस का 1 बटे 18 प्लस एक्स, और बराबर में 1। तो 24 ऐसे लिख लीजिए। लास्ट टाइम इनका कितना आएगा? 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। इसका 1 में गुणा करेंगे, यही रहेगा। इसका 1 में गुणा करेंगे, चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दो आप, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो 24 गुणे 2x बटे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 का वर्ग 300 कितना होगा? 18 का 324, और x का वर्ग कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, 24 दूनी 48 एक्स, ठीक है। इन सबको इधर ही ले आओ। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर तो पहले से ही प्लस का नंबर है।
और 324 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। ऐसी दो संख्याएं आपको पता करनी है जिनका गुणा कर दें तो 324 आ जाए और जोड़ दें उन संख्याओं को तो कितना आ जाए, 48 आ जाए। ठीक है ना। तो संख्याएं कौन सी होंगी वो इसके गुणनखंड कर लीजिएगा, होमवर्क में है ये, ठीक है ना, हो जाएगा तो गुणनखंड कर ही लोगे, फैक्टर कर लीजिएगा 324 के, आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो जो आपका आएगा वो आंसर में आएगा। इसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणनखंड कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का दिया है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची जो है एक मूर्ति है। पेडेस्टल का मतलब जानते हो आप लोग, चबूतरा होता है जिसपे जो है मूर्ति रखी जाती है। ठीक है ना, ये पेडेस्टल मान लिए हम। बोले पेडेस्टल के शिखर पर, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये ग्राउंड है। आपसे बोला कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपको दिया है कितना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। उसका बोला कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का शिखर ये है। कह रहे कि ग्राउंड के उसी पॉइंट से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। उसके बाद आपसे फिर कहा गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, नेमिंग कर दीजिए A B C D। ठीक है, चलिए लेते हैं ट्रायंगल। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले पूरा ही ट्रायंगल ले लो आप। त्रिभुज ACD में देखते हैं क्या है, tan ही लगेगा क्योंकि लंबवाधारी है इसमें। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का नाम है AC, आधार का नाम है CD। CD नहीं पता है तो x मान लो आप, ठीक है ना। थीटा, थीटा है 60। AC कितना है पूरा, देखो इतना 1.6, इतना यश, तो टोटल हो जाएगा 1.6 प्लस h। आधार तो x ही है। tan 60 का मान √3, 1.6 प्लस h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो यहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x बराबर, इसका हम ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, एक में गुणा करेंगे, इसको समीकरण एक डाल दो, है ना। इसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, इसका क्या नाम है, BCD में। देखो BCD में देखो tan थीटा, इसमें भी वही सूत्र लगेगा, लंब बटे आधार। लंब है BC, आधार है CD। थीटा, थीटा कितना दिया, 45 डिग्री। BC का मान कितना है h और CD का मान कितना है x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x हो जाएगा। तो यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। आपको h की वैल्यू चाहिए तो जो भी x का मान है समीकरण 1 में रख दो आप। लिखेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ √3x लिखा है, x की जगह पे तो हम h लिख देंगे और 1.6 प्लस h, प्लस का h इधर जाएगा तो माइनस का h हो जाएगा। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है आपको, h कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 माइनस का 1। अब क्या है, इस संख्या का गुणा है, इधर लगा दो भाग। अब जब भाग लगा दिए हैं तो इसका कर लो आप परमेयीकरण। करो परमेयीकरण, क्या आएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, a माइनस b, a प्लस b, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, 2 का डिवाइड 1.6 में दे दो आप, 2 8 16। और आंसर इसका डेसिमल में दे रहे हैं कि कैसे दे रहे हैं, पूरा सॉल्व करके एक मिनट रुकिए हम चेक कर लेते हैं जरा। आंसर ऐसे दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे दिया है उन्होंने, डिवाइड करके, पूरा सॉल्व नहीं किया है, आपकी इच्छा है। पेपर में जरूर √3 की वैल्यू दी जाए तो रख देना, नहीं तो आप भी इतना ही छोड़ देना, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन था। दोनों ही क्वेश्चन जो ऊंचाई दूरी के ही थे, इसके बाद वाला भी सॉरी तो ऊंचाई दूरी का ही है, ये वाला ऊंचाई दूरी का था, ठीक है। तो कर लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये भी ऊंचाई दूरी का ही है, इसमें भी आपको दिया है क्वेश्चन।
इसमें भी आपको यही दिया है, बोला गया इस क्वेश्चन में कि जो है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। कह रहा है कि ये ग्राउंड है और कह रहा है कि समान ऊंचाई के रोड के अपोजिट तरफ, ठीक है ना, दो खंबे जो है समान ऊंचाई के लगे हुए हैं और 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क है। उसके बाद आपसे बोला कि दो खंबे समान ऊंचाई के लगे हैं, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे कोई एक बिंदु है, ठीक है ना, वहां से कह रहा है कि एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, ठीक है ना। कह रहा है कि यहां से ग्राउंड मतलब रोड पे कोई बिंदु है जहां से इनके जो उन्नयन कोण है 60 और 30 डिग्री के हो, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां से ये दोनों खंभे लगे हुए हैं। आपसे कहा गया है कि समान ऊंचाई है, तो इसका मतलब हमें इसको एच मानेंगे तो इसको भी ये भी ऑटोमेटिक एच हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों की लंबाई खंभों की कैसी है, समान है। उसके बाद आपसे ये भी कहा है कि इस बिंदु से दोनों खंभों का दूरी बताओ कि कितने कितने दूरी पे है। तो देखिए जरा, टोटल एक्स है, एक काम करो किसी को भी एक्स मान लो, चाहे इधर वाला पार्ट एक्स मान लो, चाहे इधर वाला पार्ट मान लो एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया है। टोटल 80 है, इतना एक्स है, तो ये कितना आएगा बताइए, 80 माइनस एक्स, ठीक है। नेमिंग डाल दीजिए ए बी सी डी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, त्रिभुज ए बी और सी में टेन ही लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए बी, आधार इसका कितना है बीसी है। एक काम और करिएगा पेपर में, जो भी हमने ऊंचाई ऊंचाई मानी है ना, जो भी यहाँ पे दूरी वूरी मानी है, ये क्वेश्चन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे आपके कहीं पर भी कोई नंबर कट ना पाए, ठीक है ना। तो देखते हैं 60 बराबर ए बी का मान है एच और ये दिया है 80 माइनस एक्स, टेन 60 का मान √3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स। इसको अभी के लिए हम समीकरण एक ही डाल देते हैं। अब क्या करेंगे आप, ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, इसका क्या नाम है, त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में, इसमें क्या होगा, इसमें भी हम टेन लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का नाम क्या है DE है, आधार कितना है हमारा EC है, ठीक है। थीटा कितना है इसका 30 डिग्री, टेन 30 बराबर लंब है H, आधार है x, टेन 30 का मान 1 बटे √3, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो x का एक में हम गुणा करेंगे तो x ही आएगा और ये हो जाएगा रूट में 3h। इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे आप, जो भी x का मान है आप समीकरण एक में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव समीकरण एक से √3 ऐसे लिख लो आप, h भी ऐसे लिख लो, जहां पे x लिखा है हम x की जगह पे पुट कर देंगे रूट में 3h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहां से आप, √3 का गुणा 80 में करेंगे, 80 √3 गुणे √3 3h हो जाएगा बराबर में h, माइनस का 3h उधर जाएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा और ये कितना होगा 4h, है ना। अब 4 का गुणा है, इधर भाग लगा दो तो h का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 20√3, यानी जो मीनार है ये, ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है, मीनार मतलब खंबा, जो कुछ भी यहाँ पे दिया था, खंबे की लंबाई कितनी आ गई 20√3 आ गई है। अब हमें करना क्या, ये भी बताना है कि कितनी दूरी पे है ये जो मीनार है, सॉरी जो खंबा है वो कितनी दूरी पे है इस रोड के पॉइंट से, तो हमें x भी निकालना होगा। तो अब जो h का मान समीकरण तुम 2 में रख दो, समीकरण 2 से x बराबर लिखा रूट में 3h, h का मान है 20√3, √3 इंटू √3, 3 20 60, x का मान 60 आ गया है ना। मतलब यहां से इसकी जो दूरी है टोटल 80 दी थी, ये 60 है और फिर ये कह रहा है कि ये वाला कितना होगा 60, 80 में से 60 घटा दो 20, यानी यहां इस बिंदु से इस खंबे की दूरी 60 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि EC जो है वो 60 है और BC जो है
80 माइनस 60 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 6 नंबर का था क्वेश्चन ये ऊंचाई दूरी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिया इसमें एक जूस बेचने वाला जो दुकानदार है उसने ग्राहक को जो है जूस दिया है, उसमें गिलास है जिसकी ऊंचाई 10 दे रखी है, व्यास 5 दे रखा है, और जो ग्लास है ना उसका जो अंदर से शेप है इंटरनल कांच की ग्लास है। आपने देखा होगा कि कांच की जो ग्लास होती है कुछ फ्लैट आती है और कुछ जो है नीचे से थोड़ी उभरी हुई होती है, जिसमें पानी जो है कम आएगा पहले के कंपेरिजन में। फ्लैट होगा तो पानी ज्यादा आएगा, लेकिन नीचे से इस तरीके से उभरा होगा ना तो पानी उसमें कम आएगा। तो कह रहे कि जूस दे रहा है जिसका शेप ये है, नीचे से उठा हुआ है भाग थोड़ा। तो आपसे कहा गया है कि इनकी धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और धारिता बतानी है हमें, आभासी धारिता और वास्तविक धारिता, दोनों धारिता बतानी है कि यदि हमारा फ्लैट होगा तो कितना इसमें जूस आ सकता है, और इस तरीके से उठा होगा तो कितना इसमें जूस आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो शेप है ना बेलनाकार है पूरा, आभासी वाला हम निकाल लेते हैं कि हमें आभासी का मतलब ये कि हमें जो बाहर से आभास होता है ना कि गिलास में जूस आएगा वो इतना आएगा, लेकिन जब हमें पता चलेगा कि नहीं ये तो इतना भाग उठा है तो जूस यहाँ पे आएगा नहीं, जूस तो केवल यहीं तक आएगा ना, तो वो पार्ट हमारा किस में आ जाएगा, हमारा वास्तविक भाग में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आभासी धारिता निकाल लेते हैं कि इसमें आना कितना चाहिए जो हमें लगता है। तो आभासी धारिता में जो पूरा बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान दिया 3.14, व्यास दिया है 5, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2, तो 2 स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, ऊंचाई 10 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 196.25। आयतन है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर की घात 3। तो पहला आंसर आपका ये आ गया। दूसरे में कह रहा है कि ये बताओ, ये तो तुमने आभासी निकाल लिया, जो तुमको पता मतलब बाहर से पता चल रहा था कि हाँ इतना इसमें पूरा ये आना चाहिए जूस, ठीक है ना, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इतना भाग उभरा है तो पूरा तो नहीं आएगा जूस, तो फिर आएगा कितना। तो गिलास का जो वास्तविक धारिता है वो कैसे निकालेंगे हम, बेलन के कुल आयतन में से ये भाग इसमें जूस नहीं पहुंच पा रहा है अर्धगोले वाले में से, तो इतना भाग हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। आभासी आयतन हम निकाल चुके हैं, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 ऐसे रखो, पाई का मान 3.14 और त्रिज्या की वैल्यू रख दी, जिसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो आंसर शीट में गलत दिया है, आपके 2 आंसर आएंगे इसमें, एक आएगा वास्तविक का, एक आएगा आभासी का, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला रह गया है, वो भी जरा देख लीजिए, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया है, फिर भी देख लीजिए, क्वेश्चन हम दोबारा करा देते हैं। दिया रशीद को अपने जन्मदिन में एक लट्टू मिलता है जिसपे एक कलर नहीं है, लेकिन वो मोमिया रंग से इसको कलर करना चाहता है। तो कह रहा है कि वो लट्टू जो है एक शंकु के आकार का है और इसके ऊपर एक अर्धगोला है, लट्टू की पूरी ऊंचाई दे रखी है, व्यास दिया है, चित्र दिया है इसका। तो कह रहा है कि कलर इसको जब करना है ना मोमिया रंग से, तो कह रहा है इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल में आपको पता होना चाहिए जो पार्ट बाहर दिखेगा क्षेत्रफल आप उसी का निकाल पाओगे, और आयतन में इंटरनल पार्ट का हम लोग निकालते हैं, है ना। तो देखते हैं, पूरा ऊंचाई हमें 5 दिया है और इसका व्यास 3.5 दिया है। व्यास 3.5 है तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे। अब ये 0 कहां से आया, दशमलव हटाए 0 आ गया, 5 से काट दिए, 5 7 35, 5 चौके 20, ये आ गई त्रिज्या। यानी ये जो त्रिज्या है ना 7/4 है। हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल ऊंचाई हमारे पास 5 है, 5 में से ऊपर वाली त्रिज्या माइनस कर दो, तो त्रिज्या माइनस कर देंगे तो लासा ले लो, 5 चौके 20 में से 7 गया 13/4। हम जानते हैं शंकु का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें यल की जरूरत पड़ेगी, तो यल का सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R त्रिज्या हमारे पास है 7/4, ऊंचाई 13/4, स्क्वायर कर दिए, लासा ले लिए। तो यहां से आप देख सकते हो 218 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिन बच्चों को इसके वर्गमूल निकालने में परेशानी हो तो एक काम करना, आप 218 से पहले जिस संख्या का वर्गमूल आपको पता है वो लिख लेना। 218 से पहले जैसे हम निकालें तो 15 का वर्ग 225, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 15 से पहले 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो यहाँ पे यदि आप निकालने में समस्या है तो ऐसे लिख लेना, आप
इसका वर्गमूल आ गया 14 और 16 का वर्गमूल 4, डिवाइड कर देना, कितना आएगा 4 3 12, तो 3 पॉइंट समथिंग वो आ जाएगा। तो जो आप ना निकाल पाओ तो इस तरीके से डायरेक्ट निकाल लेना, तो इसमें समस्या नहीं होगी। तो एल का मान ये आ गया है। फिर आपसे पूछा पूरे लट्टू का क्षेत्रफल बताओ, तो इस लट्टू में क्या है, एक शंकु है और एक जो है अर्धगोला है। तो शंकु का हम क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमने त्रिज्या और जो कुछ भी था एल एल सब रख दिया है, और इसका आंसर फिर ये आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन इजी करनी है, इसका भी हमने तरीका आपको बताया है कि जितना हो सके आप कॉमन ले लेना। कॉमन क्या मिलेगा, ये संख्या आपको दोनों में कॉमन मिल जाएगी। कॉमन ले लोगे आप तो नंबर थोड़ा कम हो जाएगा और सिंप्लीफाई भी अच्छे से हो जाएगा, इजीली कैलकुलेशन उसकी कर सकते हो। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 39.6। यानी जो रसीद है इसको पूरा कलर करेगा यदि मोमिया रंग से, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा सेट समझ में आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसके जो भी आज वीडियो अपलोड हो रही है इससे जस्ट ऊपर नीचे जो वीडियो पड़ी होगी आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे पास जो सेट है ना वो अरिहंत का है, कुछ बच्चों के पास हो सकता है अग्रवाल का हो, तो मैच कर लेना कि कौन सा सेट नंबर है। अग्रवाल अरिहंत वाले में तो ये जो सेट है वो 3 है,